सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित भारत का संवैधानिक विकास नामक टॉपिक से प्रश्नोत्तर 1 से 50 तक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास नामक टॉपिक से प्रश्नोत्तर 1 से लेकर के 50 तक। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का अपना वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में प्रांतीय स्वायत्तता को कब स्वीकार किया गया? कब? ब्रिटिश काल में प्रांतीय स्वायत्तता को कब स्वीकार किया गया? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश काल में प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया। आज का अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1947 से 1951 तक भारत के प्रथम कानून एवं विधि मंत्री रहे थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति किस रिपोर्ट का प्रस्ताव था? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति किस रिपोर्ट का प्रस्ताव था? इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति किस रिपोर्ट का प्रस्ताव था? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। तो देखिए विद्यार्थियों, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार से 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की जो अस्वीकृति है वो रखी गई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब है आज की क्विज का अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भारत अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था? किसने कहा कि भारत अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज्य बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की हमारी क्विज का अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र कब आरंभ किए गए? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र कब आरंभ किए गए? इसका उत्तर हो जाएगा 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र आरंभ किए गए थे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, स्वराज्य पार्टी की क्या मांग थी? स्वराज्य पार्टी की क्या मांग थी? इसका हो जाएगा औपनिवेशिक स्वराज्य की। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किसकी थी? स्वराज्य पार्टी की मांग थी औपनिवेशिक स्वराज्य की। तो औपनिवेशिक स्वराज्य की जो मांग थी वो किस पार्टी थी? स्वराज्य पार्टी की मांग थी। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए कौन सा कमीशन भारत भेजा गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए कौन सा कमीशन भारत भेजा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए कौन सा कमीशन भारत भेजा गया था?
साइमन कमीशन बनाया गया 1987 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है 1946 के कैबिनेट मिशन में कौन कौन से देश भारत आए? प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न ये हमारा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य भारत आए थे? तो एक हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। 1946 के कैबिनेट, आगे भी यह प्रश्न पूछा जाएगा इसे संबंधित है कि 1946 के कैबिनेट मिशन में कौन कौन से देश भारत आए थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर भारत आए थे। अगला प्रश्न है सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? कब है? सितंबर 1932 पर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको बताना है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी व बी.आर. अम्बेडकर के बीच यह पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? महात्मा गांधी व बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन कब आरंभ की गई? यानी भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन कब आरंभ किया गया? द्वैध शासन प्रणाली कब आरंभ की गई? भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब आरंभ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन का संकेत सबसे पहले किस योजना में दिया गया था? भारत के विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान विभाजन है वो सबसे पहले किस योजना में इसका जो संकेत है वो मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन योजना में भारत के विभाजन का सबसे पहले स्पष्ट संकेत मिला था। अगला प्रश्न है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे चेक की तरह था जिस पर आगे की तारीख थी। क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे चेक की तरह था जिस पर आगे की तारीख थी, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे चेक की तरह था जिस पर आगे की तारीख थी, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समूह ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जबकि दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। यह विरोध किस बिंदु पर था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समूह ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जबकि दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। यह विरोध किस बिंदु पर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्य व पूर्ण स्वराज्य पर। औपनिवेशिक साम्राज्य व पूर्ण स्वराज्य पर। मोतीलाल नेहरू औपनिवेशिक स्वराज्य को स्वीकार करते थे जबकि सुभाष चंद्र बोस नेहरू व राष्ट्रवादी नेता थे वो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समूह ने जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जबकि दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। यह विरोध किस पर था? तो मोतीलाल नेहरू औपनिवेशिक स्वराज्य को महत्व देते थे जबकि जवाहरलाल नेहरू व बोस जैसे जो देशभक्त थे वो पूर्ण स्वराज्य को महत्व देते थे, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूर्तिमान समिति किसके कार्यान्वयन की कुशलता पर मुद्यमान समिति किसके क्रियान्वयन या कार्यान्वयन की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए
नियुक्त की गई थी। कौन सी? मुद्दिमान समिति। मुद्दिमान समिति 1924 में गठित की गई थी। तो मुद्दिमान समिति किसके क्रियान्वयन या कार्यान्वयन की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत की गई थी, नियुक्त की गई थी, जिसका उत्तर हो जाएगा द्वैध शासन व्यवस्था 1919 की। द्वैध शासन व्यवस्था 1919 की जांच के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उसकी कुशलता पर जो रिपोर्ट के लिए जो नियुक्त की गई थी मुद्दिमान समिति 1924 में। तो इसका उत्तर प्रश्न क्या है, तो एक बार दोबारा देखना कि मुद्दिमान समिति किसके क्रियान्वयन या कार्यान्वयन की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की गई थी? द्वैध शासन व्यवस्था 1919 की रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की भारत यात्रा का क्या अभिप्राय था? साइमन कमीशन की भारत यात्रा का क्या अभिप्राय था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? साइमन कमीशन गठित किया गया था। किस लिए? भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सांप्रदायिक पंचायत के कारण किसने आमरण अनशन शुरू किया? सांप्रदायिक पंचायत के कारण किसने आमरण अनशन शुरू किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने जो सांप्रदायिक पंचायत है उसके कारण किसने आमरण अनशन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने क्या किया था? आमरण अनशन शुरू किया था। किसके विरोध में? सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। हाँ विद्यार्थी, अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ लक्षण किस अधिनियम का है? अखिल भारतीय संघ जो लक्षण है वो किस अधिनियम का है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अखिल भारतीय संघ लक्षण किस अधिनियम का है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। हाँ तो विद्यार्थी, देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो अधिराज्यों की स्थापना का प्रस्ताव किस योजना में था? दो अधिराज्यों की स्थापना का प्रस्ताव किस योजना में था? तो उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना में। तो कैबिनेट मिशन योजना में दो अधिराज्यों की स्थापना का प्रस्ताव था। तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, दो अधिराज्यों की स्थापना का प्रस्ताव किस योजना में था? कैबिनेट मिशन योजना में था। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान स्वतंत्र राज्यों को सत्ता हस्तांतरण किस योजना का प्रस्ताव था? भारत तथा पाकिस्तान स्वतंत्र राज्यों को सत्ता हस्तांतरण किस योजना का प्रस्ताव था? इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना 1947 भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राज्यों को सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। अगला प्रश्न है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका विरोध करते हुए सर की उपाधि वापस कर दी थी? किसने? महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका विरोध करते हुए सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का विरोध करते हुए सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? टैगोर ने। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस अधिनियम का प्रावधान था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहां? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम का प्रस्ताव था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 के अधिनियम का। भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिनियम था, उसका प्रस्ताव क्या था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना का प्रावधान करना। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री कौन रहे? हाँ देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद भारत में सबसे लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद विदेश मंत्री सबसे लंबे समय तक कौन रहे? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। वो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय भी उनके पास था। तो सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो हो जाएगा जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई? कौन सी सूची? समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सबसे पहले समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई 1935 में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की वकालत सर्वप्रथम कब की गई? मूल अधिकारों को, किनको? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की वकालत सर्वप्रथम कब की गई? 1928 की नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले, दोबारा देखना, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की वकालत की गई थी। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, 1947 में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कब? 1947 में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। 1947 में भारतीय विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ब्रिटिश शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा? 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत का जो अधिनियम है, ब्रिटिश शासन का अंत है वो किस नियम के द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया? तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने? तो हो जाएगा बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखें आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन बने? 2 सितंबर 1946 याद रखना है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन बने? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो
हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध नीति या हड़प नीति लागू की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जिसने गोद निषेध नीति या हड़प नीति लागू की थी। आज के अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजनानुसार हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजनानुसार हुआ? तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजनानुसार। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजनानुसार हुआ? कैबिनेट मिशन योजनानुसार, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 1922 में यह घोषणा किसने की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? 1922 में यह घोषणा किसने की थी कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो 1922 में यह घोषणा किसने की थी? भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? महात्मा गांधी ने। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। तो सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था। तो देखिए विद्यार्थियों, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। तो देखिए, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। और इसमें कौन से समाज सुधार का प्रमुख योगदान रहा? राजा राम मोहन राय। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हेतु महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कब की? भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना, ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हेतु महारानी विक्टोरिया ने, किसने? महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कब की? इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया? किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतें थी उनका अधिराज्य समाप्त हो गया? तो उत्तर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी? ताशकंद समझौता हुआ था कब? 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तो किस प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है,
भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों के चुनाव किस वर्ष करवाए गए? भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों के चुनाव किस वर्ष करवाए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1937 में करवाए गए। तो भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों के चुनाव किस वर्ष करवाए गए? 1937 में करवाए गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने वन लाइनर क्विज देखी। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।